वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल की क्लास में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम लोगों ने करा था। आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो आइए सबसे पहले इसको देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज को। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में कहा है क्रिएटिंग मनी, सेकंड में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ओनली, थर्ड में जो है क्रिएटिंग यूटिलिटीज, एंड फोर्थ में जो है हायरिंग वर्कर्स। तो प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है? क्रिएटिंग ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब क्यों होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन को देखेंगे इन इकोनॉमिक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को जो क्रिएट करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मींस क्रिएटिंग यूटिलिटी, यानी प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएटिंग यूटिलिटी, नॉट जस्ट मेकिंग गुड्स, नॉट जस्ट मेकिंग गुड्स, इट इंक्लूड्स एनी प्रोसेस दैट इंक्रीज द यूजफुलनेस of goods and services to satisfied human wants like assembling and packaging और ट्रांसपोर्टिंग। हम उसको क्या बोलेंगे बच्ची? हम इसको प्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनपुट यूज इन प्रोडक्शन आर नोन। जो इनपुट का यूज किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हम उसे क्या बोलते हैं? क्या आउटपुट बोलेंगे? क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे? क्या उसको हम फाइनल गुड्स बोलेंगे? क्या उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे? तो देखो, आउटपुट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उसके बाद फाइनल गुड्स तो हो नहीं सकता, इंटरमीडिएट गुड्स भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? जो इनपुट, जिस इनपुट का यूज करके आप प्रोडक्शन करते हो हम उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। तो रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे आर इनपुट, ये इनपुट है जिसको यूज की जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? आपको इसमें से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या नहीं है? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के बारे में मैंने बताया था, तो पढ़ेंगे यहां पर। लैंड हो गया, बिल्कुल सही है, लेबर भी है, वेजेज भी है, और यहां पर देखो कैपिटल। तो लैंड, लेबर, कैपिटल। देखो यहां पर लेबर भी होगा, तो यहां पर क्या नहीं होगा बच्ची? वेजेस। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। वेजेस तो कंसिडरेशन के तौर पे दिया जाता है कि लेबर को वेजेस दिया जाता है, बट ये आंसर आपका नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? तो ये आपका तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। वेजेस आर द पेमेंट मेड टू द लेबर, इट इज नॉट द फैक्टर्स। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। एक बार आप लोग रीजन देख लोगे। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज इन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब अप्लाई किया जाता है? तो जब हम बात करते हैं बच्चे शॉर्ट रन के अंदर, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का यूज किया जाता है। इन शॉर्ट रन ओनली द सम फैक्टर्स, कुछ ही फैक्टर्स जैसे लेबर हो गया कैन बी चेंज विथ वाइल अदर्स मशीन रिमेन्स फिक्स। यहां पर मशीन फिक्स रहेगा। दिस इज व्हेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट। चलो उसके बाद हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहां पर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आफ्टर अ पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आफ्टर अ पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या इंक्रीज करेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज करेगा? तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आफ्टर अ पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा बच्ची? ऑल्सो डिक्रीजेस। तो when more units of a variable inputs like labor are added to fixed inputs like land after a certain point, additional output जो आपको मिलेगा यानी मार्जिनल प्रोडक्ट बच्चे वो स्टार्ट क्या करना शुरू कर देगा? डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज टीपी। टीपी का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट। किसे कहते हैं? आउटपुट फ्रॉम लास्ट वर्कर, बिल्कुल नहीं। टोटल कॉस्ट, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, टोटल इनपुट यूज। तो यहां पर टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? तो टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया है हम उसको क्या कहेंगे बच्ची? यहां पर टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया गया, दिस इज कॉल्ड टीपी। टीपी का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस यूजिंग अ गिवन इनपुट्स ओवर अ सर्टेन पीरियड। इट कीप्स इंक्रीजिंग एज मोर यूनिट एंड मोर
अप टू अ पॉइंट। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं बच्चे तो एडिशनल यूनिट की हम बात करते हैं, तो यहां पर एक्स्ट्रा यूनिट फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप जरूर इसका एक्सप्लेनेशन देख लोगे। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, जब एमपी आपका जीरो होगा, टीपी उस कंडीशन में मैक्सिमम हो जाता है। एमपी जीरो, टीपी बिकम्स मैक्सिमम। आप पढ़ लोगे, एमपी जब जीरो होगा बच्चे तो यहां पर क्या होगा, मींस मोर यूनिट्स ऑफ इनपुट डज नॉट इंक्रीज द टोटल आउटपुट एनी मोर, सो टीपी इज हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद देखेंगे बच्चे, इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव, अगर एमपी आपका नेगेटिव हो जाएगा बच्चे तो यहां पर क्या होगा, टीपी गिरना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो बच्चे एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल आउटपुट को अगर टोटल इनपुट से, अगर यहां पर टोटल आउटपुट को टोटल इनपुट से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनपुट इनटू कॉस्ट होगा, नहीं। तो टोटल आउटपुट को वेरिएबल इनपुट से अगर माइनस ये करोगे, टोटल आउटपुट कितना आया, जैसे मान लीजिए अगर 100 kg ऑफ आउटपुट आया, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो टोटल आउटपुट को वेरिएबल इनपुट से अगर डिवाइड करोगे बच्चे तो आपका आ जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्ट इज द आउटपुट पर यूनिट। फॉर एग्जांपल, हाउ मच ईच वर्कर प्रोड्यूस, एक वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्ची, जब एमपी ज्यादा है एपी से तो क्या वहां पर एपी क्या होगा, एपी बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा, एपी इंक्रीज होगा। क्यों होगा, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट, जब एमपी ज्यादा होगा एपी से, इट पुल्स द एवरेज अपवर्ड, जस्ट लाइक हाई टेस्ट स्कोर इंक्रीज योर एवरेज मार्क्स। आइए उसके बाद यहां पर एपी आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एपी मैक्सिमम होगा तो एमपी क्या हो जाएगा, इक्वल टू एपी हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्ची, मोर देन एपी, इक्वल टू एपी, लेस देन, देखो मोर देन होगा नहीं, लेस देन भी नहीं होगा, जीरो तो कभी हो नहीं सकता, तो इक्वल टू होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एवरेज प्रोडक्ट इन रीचेस its maximum point when it's become equal to marginal product. After this point, if the MP falls further, AP will also fall. तो AP यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, गिरना शुरू हो जाएगा। द स्टेज वेयर टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे, हम उसको सेकंड स्टेज बोलेंगे। फर्स्ट स्टेज बिल्कुल नहीं होगा बच्चे, थर्ड भी नहीं होगा, जीरो तो होगा नहीं। तो यहां पर सेकंड स्टेज में क्या होता है, टीपी इंक्रीज कर रहा होता है डिमिनिशिंग रेट से। सेकंड स्टेज टोटल product still increases at decreasing rate becomes because marginal product is falling. This is the stage of relevant producers. उसके बाद आगे देखेंगे बच्ची, स्टेज थर्ड की बात करें, प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्टेज इन स्टेज थर्ड प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या राइज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, जीरो रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो देखो कभी बढ़ता नहीं है, ना तो कभी यहां पर जीरो होता है, ना तो कांस्टेंट रहता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्यों होता है, थर्ड स्टेज एडिंग more of a variable inputs, lower total output, the show marginal product becomes negative and wasteful of stage of production। यहां पर आपका जो है प्रोडक्शन क्या होता है, वेस्टेज हो जाता है बच्ची, वेस्टफुल ऑफ द रिसोर्सेज इन थर्ड स्टेज। विच स्टेज इज अ रैशनल प्रोड्यूसर, विच स्टेज इज अ रैशनल फॉर प्रोड्यूसर, बच्चे यहां पर कौन सा स्टेज रैशनल माना जाएगा प्रोडक्शन के लिए, तो बच्चे सेकंड स्टेज जो है ज्यादा बेहतर होगा। क्यों, देखो थर्ड स्टेज में नहीं होगा, फर्स्ट में नहीं होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थर्ड सेकंड स्टेज, सेकंड इज वेयर द फॉर्म गेट्स इंक्रीजिंग आउटपुट। देखो सेकंड स्टेज में क्या होता है, फॉर्म ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है थ्रू डिक्रीजिंग रेट, कम रेट से, यूजिंग इनपुट्स एफिशिएंटली, दैट्स व्हाई इट्स अ रैशनल जोन फॉर प्रोडक्शन। ये ज्यादा सेफेस्ट जोन माना जाता है क्योंकि फॉर्म का अगर हम आउटपुट की बात करें तो मैक्सिमम यहां पर इंक्रीज हो जाती है। चलिए उसके बाद देखेंगे बच्चे, इन लॉन्ग रन इज अ पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड किसको बोलते हैं, ऑल इनपुट्स आर फिक्स, ओनली कैपिटल, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। तो बच्चे यहां पर जितने के जितने इनपुट्स होंगे सारे के सारे वेरिएबल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, क्योंकि समय यहां पर ज्यादा होता है। लाइक लैंड लेबर मशीन, जो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहां पर फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, एक्सपेंड और रिड्यूस ऑपरेशंस। आइए, इन शॉर्ट रन इज अ पीरियड वन, शॉर्ट रन पीरियड का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, आउटपुट जीरो, एटलीस्ट वन इनपुट्स इज फिक्स। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक न एक फैक्टर को यहां पर फिक्स करना पड़ेगा।
चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे। रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिटर्न्स टू स्केल? चेंज इन कॉस्ट, रिटर्न्स टू स्केल, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ऑल इनपुट्स, चेंज इन प्राइस, चेंज इन यूटिलिटी। तो बच्चे चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन द ऑल इनपुट्स, तो यहां पर रिटर्न्स चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज ऑल इनपुट्स। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चे? चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में चेंज आएगा किसके वजह से? सारे के सारे इनपुट्स की वजह से। Returns to scale refers to how output changes when all inputs increases in the same proportion. It's the concept used in a long run production analysis. चलिए उसके बाद देखेंगे बच्चे यहां पर if inputs is double, output more than double, बच्चे इसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हम इसको बोलते हैं। समझ गए? यहां पर इनपुट डबल है, आउटपुट उससे भी ज्यादा है, तो IRS कहलाएगा। उसके बाद बच्चे व्हेन आउटपुट इंक्रीज सेम प्रपोर्शन, हम इसको कांस्टेंट CRS हम बोलते हैं। और उसके बाद चलिए उसके बाद चैप्टर नंबर इसमें चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट है। तो यूनिट 1 के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्शन के बारे में देखा। अब कॉस्ट के कुछ क्वेश्चंस MCQ हम लोग करेंगे बच्चे। तो आइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स? हमें कॉस्ट के बारे में बताना है, इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है। द मनी, ओनली मनी स्पेंट, मनी स्पेंट प्लस प्रॉफिट, ऑल एक्सपेंसेस प्लस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज यूज इन द प्रोडक्शन। तो आप यहां पर समझेंगे ओनली मनी स्पेंट बिल्कुल कॉस्ट नहीं है, मनी स्पेंट प्लस प्रॉफिट ये भी नहीं है, ऑल एक्सपेंसेस प्लस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ये बिल्कुल कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। तब द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस यूज इन द प्रोडक्शन, तो जितनी भी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस का यूज किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, हम उसको फाइनल कॉस्ट कहते हैं। तो आइए, इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट मींस द वैल्यू ऑफ इनपुट्स यानी रिसोर्सेस यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स, produce the goods and services is not just about money spent but also opportunities cost what is given to the those resources। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कॉस्ट बोलते हैं। आइए उसके बाद बात करते हैं विच कॉस्ट इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सा ऐसा कॉस्ट है जिसके अंदर दोनों ही चीजें इंक्लूड किया जाता है? अकाउंटिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, रियल कॉस्ट नहीं है, तो यहां पर फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो कौन सा कॉस्ट है बच्चे? इकोनॉमिक्स कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों ही कॉस्ट इंक्लूड होती है, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट, दोनों ही होते हैं। तो कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अगर बोले बच्चे तो एक्चुअल मनी पेड, एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट बोले तो वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फॉर्म द ओनर्स टाइम और कैपिटल। इट इज गिवन कंप्लीट पिक्चर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आपको ये बताना है एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसमें से कौन सा है। इंटरेस्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, बच्चे ये तो इम्प्लिसिट है। उसके बाद ओनर्स ऑन लेबर, यूज ऑन बिल्डिंग, तो ये बच्चे सारे के सारे क्या है? ये तो इम्प्लिसिट है, ये भी इम्प्लिसिट है, ये भी इम्प्लिसिट है। तो सैलरी पे कर रहे हो आप किसको? एम्प्लॉयज को। एक्सप्लिसिट का मतलब आपके पास से जा रहा है, एम्प्लॉयज है उसको देना पड़ रहा है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर एक्चुअल पेमेंट मेड बाय द फर्म टू अदर्स, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कोई फर्म किसी आउटसाइडर को पेमेंट करता है, जैसे वेजेज, रेंट और बिल और सैलरी पेड टू। सैलरी पेड is a clear example of this, unlike owner's personal contribution which is are implicit। तो बच्चे implicit का हिस्सा बन जाता है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लिसिट कॉस्ट बताना है मुझे। ये बताओ, सैलरी ऑफ मैनेजर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग मनी, फॉरगेन रेंट फ्रॉम यूजिंग ओन प्रॉपर्टीज। तो बच्चे डी इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज आप अपना प्रॉपर्टी का खुद यूज कर रहे हो, यानी फॉरगेन रेंट फ्रॉम यूजिंग ओन प्रॉपर्टीज। आप अपना मकान यूज करोगे तो क्या उसको पेमेंट देना पड़ेगा? नहीं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आर हिडन कॉस्ट नॉट पेड टू कैश बट स्टिल रियल। फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनर यूजेस देयर ओन, अगर कोई ओनर अपनी बिल्डिंग को यूज कर रहा है तो क्या उसे पे करना पड़ेगा? बट ये कॉस्ट क्या है? हिडन है। दे लूज द चांस ऑफ अर्न रेंट
विच इज एन अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे, उसके बाद हम लोग जानेंगे टोटल कॉस्ट इज द सम अप। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू। बिल्कुल यहां पर आप नहीं बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सम कर देंगे बच्चे तो आपका क्या आ जाएगा? टीसी आ जाएगा। टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट स्टेज सेम व्हाइल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द आउटपुट। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वेरिएबल, यानी जैसे जैसे यहां पर वेरिएबल वाइल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेज होगा विद द आउटपुट लेवल, जैसे जैसे आउटपुट लेवल चेंज होगा तो ये कॉस्ट का वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। आइए बच्चे उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 देखेंगे। फिक्स कॉस्ट इन दी शॉर्ट रन क्या होता है? चेंज विथ आउटपुट, रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चे कांस्टेंट रहेगा। आइए उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? स्टे चेंज विथ आउटपुट, इट ओनली पेड वंस इज लॉस। तो यहां पर चेंज होगा आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा तो यहां पर इसमें चेंजेस आती रहेगी। तो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, वेजेज ऑफ द टेम्पररी वर्कर और फ्यूल यूज्ड। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है बच्चे? देखें फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं होता है नंबर ऑफ आउटपुट की वजह से, वेजेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल्स, फैक्ट्री रेंट, पैकेजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। तो बच्चे मुझे ये बताइए फिक्स कॉस्ट यानी फैक्ट्री का रेंट जो है ये एक साल में चेंज होती है तो ये फिक्स कॉस्ट है फैक्ट्री का रेंट। द रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट बिकॉज इट हैज पेड regardless how much is produced, it does not change with the output in a short run। चलो आगे देखेंगे बच्चे उसके बाद एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। एवरेज कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करती हूं? तो टोटल कॉस्ट इनटू आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो यहां पर क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट जो है बच्ची अगर उसको डिवाइड कर देंगे आउटपुट से तो आपका क्या ये आंसर आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इट हेल्प्स द फॉर्म टू अंडरस्टैंड हाउ मच दे आर स्पेंडिंग टू प्रोड्यूस वन देम। आइए उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडिशनल यूनिट होता है। तो यहां पर देखिएगा एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स, एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूसिंग फॉर मोर यूनिट्स। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल होता है, अतिरिक्त बोलते हैं। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट बिलो एवरेज कॉस्ट, जब यहां पर मार्जिनल कॉस्ट बिलो हो जाएगा एवरेज कॉस्ट का तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चे? कांस्टेंट होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा? आपका एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। देखिएगा यहां पर एमसी is less than AC, marginal cost, all average cost are down, just like scoring below your average in a test reduce your overall score। उसके बाद विच कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, इसमें से कौन सा कॉस्ट का कर्व जो है यू शेप का होता है शॉर्ट रन के अंदर, उसको देखेंगे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें बच्ची, विच कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड इन शॉर्ट रन, द टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू। तो यहां पर हम क्या देखेंगे बच्चे? विच कॉस्ट कर्व इज यू शेप। यू शेप का कौन सा होता है शॉर्ट रन में? एवरेज कॉस्ट कर्व जो होते हैं शॉर्ट रन में क्या होता है? यू शेप्ड का होते हैं बच्चे। और उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड बिकॉज कॉस्ट फर्स्ट fall due to efficiency, then rise to inefficiency and higher variable cost। चलिए उसके बाद देखेंगे इन लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर। लॉन्ग रन में क्या होते हैं बच्चे? सारे के सारे वेरिएबल हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद द शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम क्या बोलते हैं बच्चे? यू शेप्ड क्यों कहते हैं? एलएससी कर्व इज यू शेप्ड बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी फाइलिंग कॉस्ट फॉलोड बाय डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या होता है बच्चे? कॉस्ट बढ़ती है तो फर्म यहाँ पर क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं। उसके बाद देखेंगे बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट की बात करते हैं बच्चे तो यहां पर एवरेज कॉस्ट की बात करी जाती है। मैंने ऑलरेडी बताया, देखो किस तरह से चेंज करके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। मार्जिनल कॉस्ट जो है इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट कर्व एट किस पॉइंट पे? एट अ लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसी।
MC cuts AC at the lowest point. After this, if MC is higher, it pulls AC before this MC. When MC is lower, it MC यहां पर it pulls AC down. एवरेज कॉस्ट डाउन हो जाएगा. When टोटल कॉस्ट राइजिंग, डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चे, ऑल्सो डिक्रीजिंग. इस बात का ध्यान रखोगे. यानी टीसी राइजिंग स्लोलिंग, इट मींस न्यू यूनिट्स एडिंग लेस टू टोटल कॉस्ट, एमसी फॉलिंग. दैट्स कॉमन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शंस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. तो यहां पर आपका आंसर ये हो जाएगा. समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट में कौन सा पार्ट नहीं आएगा, रॉ मटेरियल, रेंट पे, वेजेस पेड. तो यहां पर बच्चे ओनर्स पर्सनल टाइम ये नहीं आएगा, ध्यान रखना है. उसके बाद व्हेन एसी फॉलिंग, एसी फॉल करेगा, एमसी क्या हो जाएगा बच्चे, बिलो एसी हो जाएगा. यानी इफ एसी फॉलिंग इट मींस एमसी इज पुटिंग डाउन, सो एमसी मस्ट लेस देन एसी एट द that point. This is the relation is key in the cost analysis. चलिए बाकी मार्केट का चैप्टर का हम लोग अगले क्लास में अगले पार्ट में करेंगे. थैंक यू.